नमस्ते, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा। आज से 56 वर्ष पहले बस्ती जिले के एक गांव के किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का जीवन कठिन परिश्रम के साथ बचपन का जो जीवन है वो बीतता है। शिक्षा के लिए बच्चा कस्बे से शहर तक जाता है। अब वो बच्चा पढ़ाई के लिए इतना कायल कि वो विदेश तक जाता है। अब वो बच्चा नहीं रहा, युवा में तब्दील हो चुका था। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह लोक सेवा और राज सेवा के तमाम पदों पर कार्य करते हैं और अभी भी कार्यरत हैं। हम चर्चा करने वाले हैं डायनामिक डीएम के लेखक डॉक्टर हीरालाल आइस जी के बारे में और उन्हीं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीरालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। धन्यवाद आपका। आप झांसी से यहाँ लखनऊ आए और इस किताब पर चर्चा करने के लिए, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जब हम आपकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो एक आपकी बायोग्राफी में किस्सा नज़र आता है मिट्टी के तेल का। और मिट्टी के तेल के लिए आपने बड़ी जद्दोजहद तरीके से मेहनत की है। क्या रहा वो, मतलब क्या रही वो घटनाएं जो बड़ी समस्या पैदा की मिट्टी के तेल? देखिए, गांव में लाइट तो थी नहीं, तो जो उस समय जो लाइट थी वो मिट्टी के तेल से ही लाइट होता था। तो मैं इसको आजकल इसको एक दो तरीके से इसको एक तरह से कहता हूँ कि हमारे जीवन में दो सूरज था, एक तो दिन का सूरज और एक रात का सूरज। तो रात का सूरज हम लोग खुद ही उगाते थे। तो उसमें होता क्या था कि उस समय लालटेन होता था। तो लालटेन एक है, अब एक लालटेन से तो काम चलता नहीं, दीपक 4-5। ये तो जो दवा की शीशी होती थी उसके ढक्कन में छेद करके कपड़ा लटका दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया और ऊपर से जला दिया, तो उसी से पढ़ाई करते थे। लेकिन जो उस समय मिट्टी का तेल था वो फेयर प्राइस शॉप पे, ये दुकान पे मिलता था। तो कभी पूरा तो मिलता, 5 लीटर मिलना चाहिए एक परिवार को, तो कभी 2 मिला, कभी 3 मिला और कभी कभी 3-3 महीना मिलता नहीं था। और रोशनी तो रोज चाहिए। तो हम लोग वही जो राशन की दुकान पे मान लीजिए 5 रुपया लीटर मिलता था, बाहर जब ब्लैक में लेना पड़ता था तो 15 रुपया 20 रुपया लीटर मिलता था। तो हम लोग ब्लैक में लेते थे। अब पैसा ज़्यादा लग रहा है, इंतजाम करना है, तो 2-3 दिन इंतजाम करने में लग जाता था। तो 2-3 दिन बिना पढ़े सोना पड़ता था कि भाई सुबह जब सूरज उगेगा तब पढ़ा जाएगा। तो ये केवल मेरे साथ नहीं था, उस समय ये आम बात थी, क्योंकि लाइट पूरे एरिया में नहीं था, मेरे गांव में ही नहीं पूरे एरिया में नहीं था। और जो लाइट ये कनेक्शन था वो खाली उससे पानी का जो ट्यूबवेल था उसका कनेक्शन था, ये घर की लाइट का कनेक्शन नहीं था। तो उससे केवल जो है पानी का सिंचाई किया जाता था, उससे लाइट वेट गर्म गांव में नहीं था। तो 78 के बाद शायद आपके यहाँ लाइट? हाँ, 78 में फिर क्या हुआ, हम लोगों ने खुद ही अपने घर में ट्यूबवेल कराया और सिंचाई के लिए वो कनेक्शन लिया। तो जब कनेक्शन लिया तो लाइट तो घर में आई गई, लेकिन उसके पहले तो सब सन्नाटा अंधेरा और यही सब तमाशा था। आपका शुरुआती जीवन तो वैसे गांव में बीता ही है। तो क्या होता है कि गांव में जब हम होते हैं तो अगर किसान परिवार के यहाँ हैं तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो खेत के हों चाहे जानवरों के हों। तो क्या काम रहते थे जो आपके हिस्से में आते थे, आपको भी उसमें मदद करानी पड़ती थी? देखिए, मेरे फादर बहुत मेहनती, बहुत ही अच्छे इंसान, मेहनती थे और खेती होती सब वही करते थे, पूरा एक व्यवस्था था। लेकिन बीच बीच में मैं भी इन्वॉल्व होता था। जैसे कभी मान लीजिए कोई नहीं है, पानी लग रहा है, चले जाइए देख आइए पानी को, उसको कटाना बोलते हैं कि पानी कटा करके प्रॉपर डायरेक्शन दे दीजिए। कभी कभी मान लीजिए आदमी उस समय नहीं मिले, कम पड़ गए, तो हेल्प करने की ज़रूरत। तो मैं बहुत ज़्यादा तो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन इस तरह से जब जिसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन या कभी ज़रूरत वाली सिचुएशन होती थी तो मैं काम करता था। अच्छा, चूँकि सब चीज़ मेरे सामने होता था, सब चीज़ तो मैंने उसको देखा है, किया भी है। तो कोई चीज़ आप जब बचपने में जो देख लो और उसको, अब जैसे दवाई हो रही है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी स्टेप पे इन्वॉल्व होना पड़ता था। जैसे पानी लेके, दाना लेके, खाने की व्यवस्था लेकर के, जो आजकल जिसको डिनर और लंच कहते हैं उस समय दूसरी भाषा बोली जाती। तो मैं कहूँ मेरी बुंदेलखंड में कलेऊ ब्याही कहा जाता है ना, कलेऊ दोपहर का और ब्याही रात में होती है। हाँ, अब जो भी है, उस समय जो वहाँ कहा जाता था
लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि सब नेचुरल था, सब नेचर में होता था, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, उसका अलग ही मजा होता। फॉर्मेलिटी भी नहीं थी, जो था वो था, रियल यस था। यस, अब मतलब कोई बनावटीपन नहीं था, रियल लाइफ था वो, उसका अलग मजा था। लेकिन अब उसको उस समय के नज़रिए से देखा जाए तो कहा जाता था वो बैकवर्ड है, वो गरीबी कंडीशन है, दिस एंड दैट। आज मैं जब उसी चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे लगता नहीं, उसको नेचुरल कंडीशन कहना चाहिए, और नेचुरल था। प्राकृतिक थी सारी चीजें। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, और उनमें वैसे कितने लोग हैं जो आपके जैसे पदों पे कार्यरत हैं, या कितने लोग हैं जो गांव में ही खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे हैं? कैसा रहा आपका फ्रेंड सर्कल? अब देखिए, जो फ्रेंड सर्किल तो कई स्तर पे बने। नहीं, मैं शुरुआती गांव की बात कर रहा हाँ, हूँ। गांव के स्तर पर जैसे मेरे गांव की एक डॉक्टर बरसाती लाल यादव हैं, वो साइंटिस्ट बने, मेरे घर के बगल के ही थे। वो पीएचडी किए, इसरो में है अभी? नहीं इसरो में नहीं, वो एग्रीकल्चर से पीएचडी किए थे। तो वो साइंटिस्ट बने, हम दोनों एक क्लास में पढ़ते भी थे। और फिर जो है और भी लोग गए हैं, बहुत अच्छी जगह पे तो नहीं गए हैं, जो कक्षा 8 तक पढ़ते थे। हाँ, कुछ और लोग हैं लेकिन मेरे अभी बहुत ज़्यादा टच में नहीं है। फिर इंटर में गए तो वहाँ से भी कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर बने, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी गए। फिर जब बीटेक किया तो बीटेक में तो आईएएस में बहुत हैं, और कुछ डिफरेंट प्राइवेट भी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने बैच में अकेला आईएएस अफसर हूँ, मतलब जो बीटेक का है। बीटेक वाले बैच में? यस। तो अभी गांव में जो दोस्त यार हैं तो उनके साथ तो बैठकें हो जाती होंगी जब आप जाते होंगे? नहीं, मैं तो गांव में जब जाता हूँ तो बिल्कुल गांव की तरह ही रहता हूँ, पूरा गांव मेरे मिलता हूँ। मैं लोगों के यहाँ भी जाता हूँ, और लोगों से मैं वैसे मिलता हूँ जैसे उन्हें जैसे जो बचपने वाला माहौल था, वही माहौल में मैं गांव में रहता हूँ। वहाँ कोई ना बनावट, ना दिखावट, ना कुछ, और सब समझते भी हैं इस बात को कि भैया आते हैं तो गाँव की तरह ही यहाँ रहते हैं। इसीलिए जो है, क्योंकि अगर मैं गाँव में गया, मैं वो जीवन नहीं जीऊँगा तो उससे जाने क्या फ़ायदा, उससे अच्छा यहीं रहें। वहाँ तो हम एक नया जीवन जीने जाते हैं ना, कि वो वाला जीवन, शहर का जीवन छूट गया, जो छूट गया, उसको जीने को। हाँ। तो मैं वहाँ गांव में जाता हूँ तो वैसे रहता हूँ। ये मेरे गांव वालों को सबको पता भी है, ये नहीं कि वहाँ गए शान से और घमंड से, और ये वो सब बिल्कुल जैसे ज़मीन पे बैठना, खेत में बैठना, सबसे गप मारना, जो ये गांव की ओरिजिनल स्टाइल है, उसी में मैं गांव में रहता हूँ, तो उसी स्टाइल में रहता हूँ। हालांकि आपका कार तो पहले से भी चालू चल रहा था गांव मॉडल का, ठीक है। वैसे आपकी एक नई पहचान गांव मॉडल के डीएम के नाम से भी है, तो ये क्या है ये गांव मॉडल, अगर संक्षेप में कोशिश करें आप बताने की? देखिए, अब ऐसा है कि हमारे देश का विकास गांव के विकास के बिना नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपब्लिक विलेज ग्राम स्वराज की बात माननीय महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता जी ने की है। और अभी रिसेंट में, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, मिसाइल मैन, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। उसका मकसद यही था, गांव का विकास करना। लोग आज अगर पूछो कि गांव में कितने परसेंट, कहेंगे 65% से 70% रहते हैं। मैं कहता हूं 95% आज गांव पे निर्भर है, या तो गांव में रहता है। आप शहर में रहते हो, आपका दूध कहाँ से आता है, सब्जी कहाँ से आता है, खाने का सामान कहाँ से आता है, और हवा कहाँ से आती है, अगल बगल के गांव से। और यहाँ जो 30% गांव से लोग आकर के बस रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? जैसे मुझे आप क्या मानेंगे, शहरी या देहाती? मैं तो अपने को देहाती मानता हूँ, भले शहर में। तो इसे कोई नौकरी करने आया है, कोई रोजगार करने आया है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनका फार्म हाउस है, वो तो सप्ताह में एक दिन अपने फार्म हाउस, तो सबसे बड़े खेती वाले हैं, वो तो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। तो मैं इस बिनाए पर मैं कहता हूँ पंचायत तो इनका विकास करना। तो जो बांदा में हमने काम किया, उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी, मेल न्यूट्रिशन घटा, पानी बढ़ा, जेल नंबर हुआ। तो ये जो हुआ हर गांव में हुआ, पूरे बांदा का जो भी मॉडल बना, कोई कम बना, कोई ज़्यादा बना। मॉडल की बात जब हम करते हैं तो हमें जब कोई मकान बन गया, रोड बन गया, उसी को लोग समझते हैं यही विकास है। और मान लीजिए किसी का दिमाग पलट दिया हमने समझा के, वो चोरी करता था और उसको मैंने समझाया, वो चोरी बंद कर दिया। कोई पढ़ता नहीं था, हमने समझाया, उसको पढ़ना आ गया। किसी की आदत गलत थी, समझाया, उसने आदत गलत छोड़ दी। तो ये जो सॉफ्टवेयर ठीक हम लोग किए थे, करते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत। लेकिन वो दिखता नहीं, इसलिए लोग उसका महत्व नहीं देखते हैं। तो
हमने ये जो बांदा के, जो आप अभी कह रहे हो कि बांदा के लोग मुझे जानते हैं मानते हैं, मैंने बांदा के हर आदमी के सॉफ्टवेयर को मैंने ठीक किया, समझा बुझा के। मैं वहाँ 18 घंटे मेहनत करता था, खूब मेहनत करता था, लोगों से मिलता था। तो जो ये लोगों के दिमाग को परिवर्तित किया, इसको कहते हैं SBCC, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। उससे लोगों की जो समझ पैदा हुई, जैसे लोग वहाँ बहुत निराश थे, अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, बाधा पिछड़ा है और दिस दैट। हमने जब ये सारे काम किए तो सबका मनोबल ये हो गया और निराशा खत्म, अरे यहाँ सब कुछ हो सकता है, देखो ये हो तो रहा है, प्रयास तो करें। हाँ प्रयास तो करें। तो ये जो मॉडल गांव है, जो वहाँ सारे प्रयास हुए, उसी को इकट्ठा करके हमारे एक मित्र हैं मुनीर जी, नाबार्ड के रिटायर्ड CGM है, वो चला रहे हैं कि जी जो काम बांदा में हुआ वही पूरे प्रदेश में हो, देश में हो, विदेश में हो, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ। मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ क्योंकि बांदा में हमने किया। तो उसका काम यही है, लोगों को ऑनलाइन हम विलेज मैनिफेस्टो बनवाते हैं, पहला काम करते हैं, और उसमें 25 मुद्दे हैं विकास के, वो बताते हैं, विकास क्या है ये बताते हैं, विकास के मुद्दे क्या है ये बताते हैं, और विकास की भूख पैदा करते हैं, ये पहला काम। दूसरा, गांव में जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोगों को चेंज मेकर बनाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, नॉलेज इज पावर, हम उन्हें एम्पावर करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं नॉलेज देके, और वो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट, खेती नहीं करना चाहिए, खेती घाटे का सौदा है, तो क्या करना चाहिए, एग्री बिजनेस करो जिससे वो मुनाफे में बदले। तो ये जो है विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर एंड FPO FPC, 3 पार्ट से हम लोग ऑनलाइन, ये हम वहाँ से हटने के बाद ये काम शुरू हुआ, 1 जनवरी 21 में शुरू हुआ, और इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये महात्मा गांधी जी का काम है, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का काम है। जो उन्होंने रास्ता दिखाया था उसका हमने एक प्रयोग किया बांदा में, ये DM 1.5 साल में, वो सफल हो गया। अब उसी को हम लोग ये मॉडल गाँव के रूप में रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये कुछ नया है नहीं है, हम डींग मार रहे हैं, ये हमने तीर मार दिया। हमने बताया ना कि मेरी पकड़ प्रैक्टिकल करने में है, प्रैक्टिकल करके मैं ज़मीन पे उतार दे दूंगा, ये मेरी कॉन्फिडेंस है, तो वही कर रहा हूँ। वो भी वही मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है और खूब पॉपुलर है। नीति आयोग ने तारीफ किया, जो सुनता है। आज तक मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को लेके मॉडल गांव पे कोई भी एडवर्स कमेंट नहीं है, सभी कहते हैं बहुत अच्छा है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत पॉपुलर हुआ है। जी, चर्चित तो है, क्योंकि आप अगर गांव मॉडल जैसे कुछ भी वर्ड आप डाल देते हैं गूगल पे, तो सीधा आपका प्रोफाइल, आपसे संबंधित जो भी जानकारी, अखबारों की कटिंग, तमाम वेबसाइट खुल जाती हैं आपके मॉडल से संबंधित। मैं आपके जीवन पे आऊँ या किताब पे मैं आऊँ, उससे पहले मैं एक वो किस्सा जो घटा था हयात नगर वाला, हम उसके बारे में रुख करना चाहते हैं। समय हो रहा था, दोपहर का 1:30 बज रहा था, आपका वायरलेस बजता है और उसमें जानकारी मिलती है कि दो धर्मों के लोग किसी विवाद पे आमने सामने खड़े हैं। आप अपनी पर्सनल रिवॉल्वर लेके निकल जाते हैं। तो वो किस्सा क्या रहा वो समय का? देखिए, ऐसा है कि मैं संभल में SDM के रूप में पोस्ट था, फिर बाद में वही प्रमोट होकर ADM भी हो गया था। तो संभल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए सरकार ने वहाँ ADM की पोस्ट केवल संभल के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और एडिशनल SP की पोस्ट क्रिएट कर दिया है। तो मैं दोपहर में खाना खा रहा था और जब मुझे ये पता लगा तो मैंने तुरंत CO ऊपर रहते थे, मैं नीचे रहता था, हम दोनों लोग तुरंत निकल गए थे। क्योंकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप जितना जल्दी मौके पे पहुंचें और उसको कंट्रोल करें उतने आसान होता है, और आप जितने डिले करेंगे, जितना देर होगा उसमें, उतने वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, मैं इसी पे काम करता हूँ और मुझे आज तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में कहीं दिक्कत नहीं आई। मैंने बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है। तो अब जैसे घटना का पता लगा कि वहाँ 5000 हिंदू, 5000 मुस्लिम और आमने सामने बिल्कुल, और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी विकट समस्या है, तो मैंने तुरंत खाना छोड़ा, रिवॉल्वर में तोड़ लिया, गार्ड लिया, चल दिए, CO चल दिए। हम लोग पहुंचे और व्हाट्सएप पे किया, फोर्स पीछे से आ रही होगी। वहां गए तो देखा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की हाइट पोजीशन थी, दोनों तरफ से ईंटें चल रहे थे और हल्ला हो रहा था, नारेबाजी हो रहा था। तो एक तरफ मैंने देखा और दूसरी तरफ से मैंने CO को, और फिर करीब 4-5 घंटे लगे और वो कंट्रोल हो गया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आपके विश्वास पे होता है। जब हम वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो सबको ये समझ में आ जाता है कि SDM साहब आ गए हैं
और ये किसी की नहीं सुनते हैं, जो सही होता है उसकी सुनते हैं। ये मेरी विश्वसनीयता थी और यही विश्वास लैंड ऑर्डर में काम आता है और उसी से मैं काम करता हूँ। घटना क्या हुई थी जब इतना विवाद हुआ? घटना वहाँ एक कब्रिस्तान था, उसी कब्रिस्तान के जमीन को लेकर के हिंदू पक्ष, कुछ बगल में हिंदू पक्ष की जमीन थी, तो उस कब्रिस्तान में जमीन को लेकर के कुछ खुदाई उदाई कर रहे थे और वहीं पे वो घटना उसी को लेके हुआ था। किताब में जब और आगे बढ़े तो उसमें कुछ आपने ग्रामीण सभ्यता में जो खाने का जो दिनचर्या होता है, खाने की जो बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में। लास्ट टाइम आपने गांव का खाना या खेत से वो चूल्हे पे पका हुआ खाना कब खाया? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कल ही रात को करीब 8 बजे सीतापुर के एक गांव में था। वो मैं उनकी एक साइट देखने गया था। वो क्या करते, गांव में बहुत इंटीरियर में, और उनका करीब 130 बीघा खेत है, उन्होंने एग्री टूरिज्म का सब बनाया है। तो उन्होंने वो सब ऑर्गेनिक करते हैं। वहाँ भी उन्होंने हमें अपने चूल्हे की चाय पिलाई, मिट्टी के बर्तन की चाय पिलाई। और अगर आप मेरा व्यक्तिगत तौर पे पूछो तो मैं जब कलेक्टर था तो मेरे कैंपस में बहुत सारे पेड़ थे, तो लकड़ी गिर जाता तो वो लकड़ी रखा रहा। तो पीछे मैंने इसलिए एक पेड़ के नीचे चूल्हा बनवाया नेचुरल, और मेरा जो है मैंने, और उस पर धीरे धीरे जो लकड़ी वो गिरा हुआ था उससे मेरे खाना, तो मैं एज ए कलेक्टर बांधा, मैं चूल्हे का खूब खाना खाया, उसी की रोटी खाता था और उसी का पका हुआ दाल और मिट्टी के बर्तन का पूरा प्रयोग करता था। तो मैं बांधा में एज ए कलेक्टर मैंने ये काम किया। बट लेकिन लखनऊ में आप अभी हैं तो यहाँ तो होना संभव नहीं होता। हाँ, यहाँ वो बात संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो चीज़ें यहाँ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। भविष्य में आईएएस बनने वाला जो बच्चा और अपने पिताजी की जेब से जब रुपए चुराते हुए पकड़ जाता है तो वो घटना क्या रहती होगी, क्या कैसे ट्रीट करते थे पापा? देखो मैंने एक दिन तो चुराई नहीं थी, मैं अक्सर चुराता था। वो कहानी ये थी कि जैसे स्कूल में जब दोपहर में छुट्टी होता था वहाँ क्या ठेला वाला लगा बेचते थे, तो वो कहानी सही मतलब ओरिजिनल ये है कि हम लोग घर से खाना ले जाते थे दोपहरिया, और बगल में बगीचा था, बगीचे टहनी पे सब लोग बैठ के खाते थे, आपस में खाना भी डिस्ट्रीब्यूट आपस में शेयर करते थे। लेकिन बहुत लोग जा करके कोई खरीद के खा रहा, हमारे पिताजी पैसा देते नहीं थे, उनका मतलब अक्सर देते नहीं थे, कभी कभार बहुत मूड हुआ देते। उनका कहना था ये खाएंगे ले जा करके तो पेट खराब होगा, या इनकी जब जीभ चटोर उस समय बोलते थे गांव की भाषा में, जीभ चटोर हो जाएंगे, आदत खराब हो जाएगी, वो उनके दिमाग में ये साइकोलॉजी थी। वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोच के ही पैसा नहीं देते थे, लेकिन वहाँ जो है मुझे खाने का मन करता था, लोग खाते थे, तो मैंने वो वाला रास्ता पकड़ा। तो जैसे मेरे पिताजी आते थे तो वहाँ जाकर थोड़ा सा निकाल लेता था, तो कभी कभी मैं पकड़ा भी गया, कभी नहीं पकड़ा गया, और डांट भी पड़ी है, एक बार पिटाई भी हुई है। जी आपने सही कहा, क्योंकि शुरुआत इससे पहले के समय में हम जाएं तो पॉकेट मनी का ऐसा कोई नियम नहीं चलता था। यस, पॉकेट मनी का नियम नहीं था, जब मनी था ही नहीं तो पॉकेट मनी कहाँ चलेगा। मतलब पैसे का इनकम और जो पैसे की बढ़ोतरी तो इधर 20 साल में हुई ना। जो हमारा जमाना था उस समय तो खाने की, हमारे गांव में एक परिवार ऐसा था 4-5 लोग थे, दिन भर काम करते थे, तो शाम को जो मिलता था उसी से खाते थे। वो गरीबी को भी मैंने अपने आंखों से देखा है और महसूस किया है। तो पॉकेट मनी का कंसेप्ट उस समय ऐसा मुझे भी लगता है नहीं था, क्योंकि पैसा ही था ही नहीं, तो पॉकेट मनी कहाँ से आएगी जब ही नहीं है। क्लास 9th में आप बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में आप पहुंच जाते हैं। वो कौन सी परीक्षा थी जो आपने उस परीक्षा को पास किया और जिसमें आपको छात्रवृत्ति मिली, हॉस्टल की सुविधा मिली और सीधा आप गांव से शहर पहुंच गए? देखिए वो एक स्कीम थी उस समय, उसका नाम था एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा। तो वो बड़ी अच्छी स्कीम थी, उसी का मैं प्रोडक्ट हूँ। वो ये था कि जो ब्लॉक या देहात के होनहार छात्र हैं उनको कैसे स्कॉलरशिप दे करके उनकी पढ़ाई में मदद किया जाए। तो एक इम्तहान होता था और हर ब्लॉक से एक बच्चा जो टॉपर होता था लिया जाता था। ब्लॉक से लिया जाता था? एक ब्लॉक से एक बच्चा, मतलब जिले से 5-6 4 या 5 ब्लॉक होते हैं। हाँ नहीं, जिलों में उस समय 32 ब्लॉक थे बस्ती में। अच्छा। वो बस्ती जब मैं था तो बस्ती था, उसी के बाद फिर टूट के सिद्धार्थ नगर बना और संत कबीर नगर बना। तो एक ब्लॉक से एक स्टूडेंट लिया जाता था। तो वो इम्तहान में मैं बैठा, लेकिन किसी ने थोड़ी बताया कि नहीं ये स्कॉलरशिप मिलता है, और सब दे रहे थे तो हमने भी अप्लाई कर दिया, इम्तहान दे दिया। लेकिन उसका ना कोई तैयारी, ना कि इस इम्तहान से क्या क्या मिलेगा ये भी नहीं पता था, ठीक है ना।
केवल वो जो होता नहीं कहते हैं भेड़ चाल, गुरुजी ने कहा, क्लास टीचर ने, तो अप्लाई कर दिया। लेकिन वही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। जब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था और हम लोग बहुत परेशान थे, तो यही एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा का जो रिजल्ट है, यही सूरज बन के मेरी ज़िंदगी में आया और मैं इसमें पास हुआ। तो मुझे एडमिशन भी मिला, 100 रुपया स्कॉलरशिप भी मिला और हॉस्टल भी मिला, और 9 से 12 तक मेरा ये रास्ता बना लाइफ का। 12वीं में आपने क्लास में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें शायद आपका नहीं हुआ। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए बीएससी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से करने के लिए। फिर अपनी स्वेच्छा के अनुसार आपने छोड़ दिया, घर वालों को मालूम भी नहीं हुआ। क्या रही वो पूरी घटना? मतलब कुछ कहा नहीं घर वालों ने क्यों छोड़ दिया बिना बताए? नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं था कि हमने छोड़ दिया। ये तो हमने एक रिस्क लिया, और हम वहाँ जब गए तो हम 2-3 महीना क्लास करते रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और इधर कोचिंग भी करते रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य बीएससी तो था नहीं, हमारा उद्देश्य तो था इंजीनियरिंग का, क्योंकि हम झटका खाए थे कि हमें भी इंजीनियरिंग करना है। तो फिर 2-3 महीना देखा कि मान लीजिए दोनों जब हम साथ नहीं चला पाए, तो हमारा उद्देश्य प्रथम क्या था? वो था आपका इंजीनियरिंग करना। तो हमने उसको छोड़ा और हमारा उसमें रिजल्ट भी आ गया। घर वालों को पता भी नहीं था, तो जब रिजल्ट आ गया तब बताया कि हमने बीएससी छोड़ दिया है। तो उस समय हमारे पास रिजल्ट था, तो हमारा तो जो हमने रिस्क लिया था वो कामयाब था, इसलिए हमें किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला ना। सब खुश हो गए होंगे बिल्कुल। हाँ, नेचुरल सी बात है जी। 1994 में पहली बार आप एसडीएम पद पे, या कहें कि पीसीएस के किसी पद पर आप कार्यरत हुए। तो क्या रही मतलब उस दौर की कहानी, एग्ज़ाम देने के बाद सीधा? देखिए, ऐसा है कि जब शुरू शुरू में आदमी आता है तो उसमें एक जोश होता है, उसमें कुछ कर गुजरने की बड़ी तीव्रता होती है, और वो सपने देखता है। तो वही सपने मैं भी देख रहा था, और पावर का नशा भी होता है। ये भी मैं बताऊं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम बड़े शक्तिशाली हैं, और हमारे अंदर हमें कुछ जो करना है समाज के लिए, जो मतलब आम जनता समझती वो है। तो हमें भी नशा था। तो लोगों को नशा होता है, उसको मिसयूज करते हैं। हमने उसको जनता की भलाई में यूज किया। क्यों? हम गांव के रहने वाले थे, हमने सब कुछ देखा था। तो मुझे वही था कि भाई ये सब किसी के सामने ना आए, इसको रोकना है। तो मैं गांव में चौपाल लगाता था। उस समय चौपाल की ये मेरा अपना प्रोग्राम था। ये था कि जब गांव में जाएंगे तो अधिकारियों के सामने जो आने में जनता डरती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है सर। मैं बीच में टोकना चाहूँगा कि ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों भौकाल तरीके का बना दिया है कि हमें किसी अधिकारी से मिलना है तो हमें उससे डरना होगा, झुकना होगा। आप तो सब हमारी मदद के लिए है ना। मतलब क्या स्थिति ऐसी? हाँ, ये स्थिति ठीक नहीं है। और मेरी उसकी मतलब जो मेरी स्टाइल है इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं जनता से खुद ही मिलता हूँ, जनता से बात करता हूँ, इसीलिए जनता मुझसे मिलने में नहीं हिचकती है। लेकिन ये आपकी बात सही है, और ये मैंने भी महसूस किया है कि आम जनता और मतलब अधिकारियों के बीच एक गैप है जो कि नहीं होना चाहिए, और इसको तोड़ने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। जनता, हम नौकरी में बॉस नहीं है जो हम समझते हैं, या जो है हम बाप हैं। हमारा व्यवहार बाप जैसे होना चाहिए, बॉस जैसे नहीं होना चाहिए। जी। जब आप बॉस जैसे व्यवहार करोगे तो आदमी डरेगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा। और जब आप बाप जैसा व्यवहार करोगे तो आपसे सब बात कह रखेगा, और आप उसकी बात को समझ के उसकी समस्या हल करो। तो बॉस जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बाप जैसा व्यवहार होना चाहिए हर अधिकारी का। जी। पहला जिला कौन सा मिला था पीसीएस में आप? हम पहले तो प्रोबेशन में सुल्तानपुर में थे, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में नैनीताल में मेरी पोस्टिंग हुई थी। वैसे ये जो अभी अंश चल रहे हैं किताब से ही शुरू हो गए हैं। और जब आप पहली बार 2018 में शायद डीएम के तौर पे, जब आप पहली बार 2018 में डीएम के तौर पे बांदा में कार्यरत हुए, तो मुख्य समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या वहाँ थी पानी की, जिसके लिए आपने कई अथक प्रयास किए। तो आप क्या, आपने जब उस समय इस पे रिसर्च की होगी या जानकारी उपलब्ध कराई होगी अपनी टीम से या आपने खुद से, तो मतलब क्या समस्याएं निकल के आई कि जो पानी की एक मुख्य समस्या बांदा की नहीं पूरे बुंदेलखंड की बन गई है?
देखिए, पानी की समस्या मुख्य रूप से क्या है, जो मेरे समझ में आया और जो मेरा सक्सेस का कारण भी है, बांदा की, देखिए हर जनपद की समस्या अलग अलग है। ये नहीं जो बांदा की है वही महोबा की है या वही बस्ती की है, अलग अलग है। वहाँ समस्या क्या था, वहाँ पहले ज़माने में पानी कुआं तालाब नदी से करते थे। कुआं वहाँ 7800 था, बढ़िया बढ़िया कुआं, वो सब खराब स्थिति में पड़े थे, वीरान। 3 नदी थी, तीनों नदी में से कोई किसी का लेना देना नहीं था, और तालाब था, तालाब से खेत पानी पीता था, उसकी दिक्कत। तो कुआं तालाब नदी से जो हम पानी पीते थे उससे हमने छोड़ करके नलकूप और प्लास्टिक के बोतल से पानी पीने लगे, तो समस्या आ गई। तो हमने क्या किया कि नलकूप और ये जो पानी का जो बोतल है प्लास्टिक का, इससे मैंने इनका संबंध तोड़वाया और पुराना संबंध क्या कुआं तालाब नदी से जुड़वाया। तो जो पानी कहाँ रहता है, कुआं तालाब नदी में रहता है, इनको पानी की खान मिल गई, पानी का भंडार मिल गया। यही नेचुरल रिसोर्स हैं कुआं तालाब नदी। और पूरे जनपद के 8 ब्लॉकों में मैंने काम किया, ये नहीं कि केवल एक ब्लॉक एक गांव में किया। हमारे काम की खूबसूरती यही है कि जो भी हमने काम किया पूरे ज़िले में एक साथ किया और पूरे ज़िले में एक साथ सफलता मिली। तो बस बहुत सिंपल है। हम कहते थे लोगों के दिल दिमाग में कुआं तालाब खोदना चाहते हैं, मौके पर कुआं तालाब नदी खुदे ना खुदे ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। मैं लोगों के दिल में, दिमाग में, सोच में, खून में, शरीर में कुआं तालाब खोदना चाहता हूँ। एक बार लोगों के मन में बस गया कुआं तालाब नदी तो मौके पर खोदेंगे ही। तो हमने लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब नदी बसा दिया, उससे प्यार करने लगे, उनका अपनत्व हो गया। जब प्यार करेगा, अपनत्व हो जाएगा तो उसकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, रखवाली करेगा। तो कुआं जो गड़बड़ थे उसको पुता दिए, कुएं की सफाई करा दिए, फिर कुएं में पानी के लिए वाटर कंजर्वेशन करने लगे। जब एक बार किसी से प्यार होता ना तो उसका हर तरह से वो ध्यान रखता है। ऐसे 3 नदी थी, उसके किनारे 130 गांव थे, कोई गंदा सामान नहीं फेंकता था। अभियान चलाया और उसके प्रति उनके मन में एक भाव पैदा होने लगा कि अच्छी यही पानी मेरा जीवन है। तो इस तरह से हमने 20-22 इवेंट किए और पूरे जनपद में वो सारे इवेंट एक साथ करते थे। तो सबको धीरे धीरे ये लगा कि भाई जो 50 साल की मेरी समस्या है पानी की, ये कलेक्टर साहब दिल से उसको हल करना चाहते हैं। तो लोगों ने मेरा खूब साथ दिया और लोग पानी बचाए, मैं नहीं बचाया। मैं तो उनसे बताता था कि पानी ऐसे बचेगा, ये करो, वो ऐसे वैसे करते गए। मेरे में उनका विश्वास था, मैंने उनका विश्वास जीता, पानी का वाटर टेबल बढ़ता गया और क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक करीब 18.5% बढ़ गया। जी, ये तो बात सही है, पूरा बांदा आज भी आपका लोहा मानता है। ठीक है, अब अगला जैसे हम किताब के और आगे पढ़ते हैं तो आपने उसमें जिक्र किया है कि आपने 2019 की लोकसभा चुनाव में आपने संकल्प लिया कि बांदा से 90% प्लस यहाँ से वोट गिरना चाहिए, जिसके लिए आपने कई प्रकार की योजनाएं बनाई और उनको ग्राउंड पर उनको रन किया। तो कितना संभव हो पाया था, उनका आकलन कैसे मतलब हुआ, हो पाया था 90%? देखिए, जब हम जनता में बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, तो जनता हमारी बात को तौलती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इनकी बात में अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनकी बात में दम कितना है। तो अगर आप जनता को लॉजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से, सबूत से कोई बात समझा दो तो जनता आपकी बात मानती है, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो जनता की भलाई के लिए करते हैं, तो हमारी बात वो क्यों नहीं मानेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रिसर्च किया लोकसभा के चुनाव में कि बूथ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुई है। तो लोकसभा देखा, विधानसभा देखा, पंचायत के चुनाव में 2 बूथ पे 90% से ज़्यादा वो पोलिंग हुआ था। एक जगह हुआ था 91 पॉइंट समथिंग, एक जगह हुआ था करीब 93%। तो हमने ये कहा कि भाई उस दोनों बूथ पे जब 90% प्लस, मतलब वही 90% से ज़्यादा मतदान 2 बूथ पे हो सकता है, तो बांदा के और बूथों पे क्यों नहीं हो सकता। सिंपल, हमने एक बहुत सिंपल लॉजिक, यही हम सबसे कहते थे। क्या उस गांव वाले बड़े
तू रमखा है या उस गांव वालों के पास 4 हाथ पैर हैं, अरे जैसे आप हैं वैसे वो हैं। मैंने ये कंपटीशन पैदा कर दिया, हाँ, उसको मानक बना दिया। उस दोनों बूथ को मानक बना दिया और लोगों को मैं चढ़ाता था कि भाई बताइए वो कर सकते हैं तो आप क्या कमज़ोर हैं उनसे, नहीं कर सकते? सही बात है। तो कहते हैं साहब हम उनसे कमज़ोर नहीं कर सकते। मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन विथ लॉजिक तैयार किया और इस बात को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इवेंट किए, ब्रांड एम्बेसडर बनाए, कल्चरल एक्टिविटी का सहारा लिया और बहुत सारे एनजीओ, एडीआर जो इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है चुनाव की, उसका सहारा लिया, एनजीओ का सहारा लिया, पूरे टीम का सहारा लिया, आम जनता का सहारा लिया, जनप्रतिनिधियों का सहारा लिया, पुलिस किसी को नहीं छोड़ा, एक जश्न में कन्वर्ट कर दिया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जब 25 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उनको कहीं से पता लगा तो हमारी तारीफ शुरू किए, तारीफ से ही अपना भाषण शुरू किए, करीब 1.5 से 2 मिनट तक तारीफ किए और उसका हमने रिजल्ट भी दिखाया। हमारा 10.5% गर्मी में लोकसभा के सबसे कठिन चुनाव में परसेंटेज बढ़ा, हमें इनाम भी मिला। तो कोई काम अगर मन से, अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से करो तो सफलता मिलती है। मैं वहाँ एज ए डीएम नहीं काम करता था, मैं बॉस नहीं था, बाप था। मेरा जो सोचने का तरीका था वो बॉस का नहीं था, वो एक बाप की तरह की। मैं उस बांदा जिले का जो एक परिवार है मैं उसका बाप हूँ और मेरा सबको हंसाना, सबको धनी बनाना, सबकी इनकम बढ़ाना, सबकी खुशहाली बढ़ाना ये मेरा एज ए बाप दायित्व है। तो मैं अपना दायित्व निभाता था, मैं बॉसगिरी नहीं करता था। वो मेरे जहन में, मेरे पर्सनालिटी में, मेरे स्टाइल में ही नहीं है बॉसगिरी। अगला सवाल हमारे आपके पारिवारिक जीवन से है। आपकी जो वाइफ हैं मैम, अब वो क्या करती हैं, मतलब गृहस्थ जीवन है कि वो भी कुछ है? नहीं, मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डीजीओ हैं, वो भी पीएमएस में है और लेवल 4 में जो सीएमओ रैंक होता है जिले में उसी रैंक में है और यहीं लखनऊ में पोस्टेड हैं। और बच्चे कितने बड़े हैं, क्या करते हैं? मेरा एक बेटा है, इंजीनियर है अमेरिका में, एक बेटी है, वो एमबीबीएस कर रही है। बच्चे दोनों ठीक हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जब पापा इतने पढ़ाकू हैं तो बच्चे तो होंगे ही सर। नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं देखने, लेकिन ठीक है, अच्छा है ऊपर वाले का। जैसे कई होता है ना कि जैसे कई फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं, पता चला कि बच्चे अपनी दूसरी एक्टिविटी में कुछ करना, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो और कुछ करना चाहते थे? नहीं, ऐसा वो तो जो नहीं? नहीं वो जो करना चाहते थे वही किए। अच्छा। जैसे मैं चाहता था बेटे को कि वो सिविल सर्विसेज में आए और उसने कहा नहीं मुझे उधर जाना है प्राइवेट की तरफ, तो जा कर के बीटेक किया, अमेरिका से मास्टर किया, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया, वहीं बहुत अच्छा जॉब कर रहा है विदाउट एनी गैप। ही इज़ डूइंग वेरी गुड। और लड़की मम्मी पे गई है? हाँ, लड़की मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बेटा इंजीनियरिंग और हाँ, यस, बिल्कुल आपकी बात सही है। चलिए, आपसे चर्चा बिल्कुल सुखद हुई है और मैं दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि अभी हम चर्चा कर रहे थे जो कि डायनामिक डीएम, और हालांकि इस पे एक मेरा क्वेश्चन छूट गया है। मैं अपनी बात रखने से पहले सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं। एक डीएम से डायनामिक डीएम बनने की कहानी तो फिलहाल मैं तो समझ गया हूं क्योंकि चर्चा की किताब पढ़ी। आप कोशिश करें कि संक्षेप में बता दें आप दर्शकों को, जो आसानी से समझ पाएँ कि डीएम तो अधिकतर लोग होते हैं, हर ज़िले में होते हैं, आप कैसे डायनामिक डीएम बन गए? डायनेमिक का मतलब है भाग दौड़ करते रहो, और भाग दौड़ आप कब करोगे? जब आप, अब भाग दौड़ करते क्यों हो, कैसे करोगे? भाग दौड़ जब करोगे जब आपको जनता का दर्द होगा। हमारे अंदर जनता का दर्द है कि जनता को जो चाहिए हमें उसको देना है, तो जब उसको देना है तो भाग दौड़ तो करना पड़ेगा। बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना। तो नौकरी सबको चाहिए, सबकी इनकम बढ़नी चाहिए, स्टूडेंट की समस्या हल होनी चाहिए, कर्मचारी की समस्या हल होनी चाहिए। मैं किसी भी ज़िले में कहीं जाता हूं तो सबसे पहले मैं अपने कर्मचारी की समस्या 1 सप्ताह में हल कर देता हूं। उनकी क्या समस्या है, अभियान चला के हल। अब हमारा कर्मचारी खुश हो जाता है कि देखिए कोई तो अधिकारी आया जो हमारे लिए सोचता है। तो फिर हम उनको उनकी समस्या तैयार हल कर दिए उनको। अब वो तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए, जन सेवा के लिए। फिर हमारी पूरी, और मैं टीम के साथ काम करता हूँ। तो जब आप अपने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बीड़ा उठा लोगे कि नहीं इसको हल किया जाए, कम किया जाए, तो आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा। बैठ के और रुक के तो होगा नहीं।
कहानी यही है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे कर्मचारी भी खुश रहें, मेरे अधिकारी भी खुश रहें, आम जनता भी खुश रहे और सभी लोगों का विकास हो, सबकी इनकम बढ़े। ये मेरी अपनी सोचने का एक तरीका है। अब ये सब पाने के लिए तो भागना पड़ता है, बस हो गया डायनेमिक। हाँ, समझ गए कि आप गतिशील अवस्था में रहे निरंतर, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। इस वजह से आप डीएम से डायनामिक डीएम बन गए। हाँ, अच्छा, ये नाम इसको भी लेके एक बड़ी दिक्कत हुई जब नाम रख रहे थे डायनेमिक डीएम का, तो ये चर्चा हुई, लोग कहेंगे तो अपना आप अपना अपने तारीफ कर रहे हैं। हाँ, आप अपनी तारीफ में ये नाम रख लिए। तो बाकायदे चैप्टर नंबर 3 में हम है। लोगों ने कारण लिखा कि ये डायनेमिक डीएम का नाम इस किताब का मेरी तारीफ में नहीं है, उसके पीछे जो कहानी है चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत ही भी बुंदेलखंड। हाँ, एक न्यूज था, उसने इस पर न्यूज चलाई थी, वहाँ से ये नाम कॉइन हुआ और सारे सबूत सहित हमने दिया हुआ है हाँ, इसमें सारे स्क्रीनशॉट। ये मैंने अपने तारीफ में नहीं लिखा है और ना ये मेरे तारीफ में नाम है। ये जो है इसकी एक नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी है जो चैप्टर नंबर 3 के शुरुआत में दिया गया है, लिखा है क्यों रखा गया डायनेमिक डीएम नाम। हालांकि कोशिश तो की गई है कि जो चर्चा हुई है उसमें अधिकतर चीज़ें कवर कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी किसी भी साक्षात्कार के बाद बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि किसी की सालों की संघर्ष की कहानी को आप कोशिश भी कर लें आप, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में कवर नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो वो अगली मुलाकात के लिए बचा हुआ रहता है। तो जब भी अगली दोबारा मुलाकात होगी हीरालाल जी से, तो आगे के जो भी प्रश्न बनेंगे वो पूछ लिए जाएंगे। हम इससे पहले चर्चा के अंत से पहले हम किताब के बारे में बता दें, इससे पहले हम एक वीडियो इसके बारे में बना चुके हैं। एक किताब आपको आसानी से अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगी। और कुछ दिनों में एक सबसे बड़ी सुविधा आप सबके बीच आने वाली है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां नहीं परचेज कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है या नहीं उपलब्ध हो पा रही है आपके आसपास, तो देश की कोशिश ये है कि देश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं, अभी चर्चा के दौरान एक क्लियर हो गया है, ये किताब वहाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। अगर आप उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप वहाँ जमा कर दें, जिससे अधिकतर लोगों सबके पास ये किताब पहुँच सके। फिलहाल तो ये किताब सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर से जो सिविल सेवा में जाना चाहता है वो तो इसको मिस ना करे। तो आज की चर्चा का हम अंत यहीं करते हैं। तो धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया, क्योंकि आप अभी जिस पद पर हैं ये बड़ा व्यस्तता का काम है। नहीं, आपका भी धन्यवाद। और आपने किताब को पढ़ा और आप झांसी में एक 15 दिन किताब पढ़ने के बाद यहाँ लखनऊ आकर के और आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो आपने ये इंटरव्यू किया, इससे लोगों को किताब के बारे में पढ़ेगा, तो जब पढ़ेगा तो उसको सीखने को मिलेगा कि समाज में गवर्नेंस को कैसे किया जाए, कैसे सीखा जाए। गवर्नेंस हर परिवार में होता है। गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। हम लोग परिवार में ही रहते हैं। तो जो सबको ये किताब पढ़ के परिवार का गवर्नेंस बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, उससे उसको सीखने को मिला। आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगली चर्चा में किसी नए साहित्यकार से या लेखक से। तब तक के लिए धन्यवाद।